नमस्कार साथियों, विश्व भूगोल के अफ्रीका महाद्वीप की कक्षा में आपका स्वागत है। साथियों, आज अफ्रीका महाद्वीप के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और बीपीएससी ट्री 3.0 परीक्षा और साथ में ही यूपीपीएससी प्री परीक्षा में अफ्रीका महाद्वीप से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और आपकी इस कक्षा से आपके सारे प्रश्नों के जवाब आपको बहुत ही सरलता से और बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। तो देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो आपको पहला जो फैक्ट है अफ्रीका महाद्वीप के बारे में जो ध्यान रखना है वह यह है कि अफ्रीका महाद्वीप से 3 मुख्य अक्षांश जो कि कर्क रेखा है, इसके साथ ही आपका भूमध्य रेखा है जिसको 0 डिग्री इक्वेटर भी बोलते हैं, और साथ में आपका जो एक कर्क रेखा है। तो आपको ध्यान रखना है कि कर्क रेखा, मकर रेखा और साथ में जो है भूमध्य रेखा आपका अफ्रीका महाद्वीप से पास होता है, अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरता है। और अफ्रीका महाद्वीप इकलौता महाद्वीप है पूरे विश्व में जिससे ये तीनों अक्षांश या तीनों रेखाएं गुजरती हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं अफ्रीका के पर्वत श्रेणियों के बारे में अध्ययन करते हैं। यहाँ पे आपका जो सबसे प्रमुख पर्वत श्रेणी पाई जाती है उसका नाम एटलस है। आपको ये ध्यान रखना परीक्षा दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और जो एटलस पर्वत है वह आपका नवीन वलित पर्वत है, नवीन मोड़दार पर्वत है। इससे पहले हम लोगों ने अमेरिका महाद्वीप में, नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप में, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में रॉकीज़ और साथ में ही दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में एंडीज़ पर्वत श्रृंखला के बारे में अध्ययन किया है। तो उसी क्रम में जो है नवीन वलित पर्वत या नवीन मोड़दार पर्वत आपका एटलस पर्वत भी है जो आपका अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है। और आपको यह ध्यान रखना है कि ये उत्तरी अफ्रीका में पाया जाता है, अफ्रीका के उत्तरी भाग में पाया जाता है। और इसका जो आपको विस्तार ध्यान रखना है वो मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया में है। तो ये 3 देश आपको ध्यान रखने हैं। अटलस पर्वत श्रृंखला या अटलस पर्वत श्रेणी मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया में पाई जाती है। इसको आप सिंपली MAT से याद रख सकते हैं। और आपको यहाँ पे ध्यान रखना परीक्षा दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, सबसे ऊँची चोटी तो टॉबकल चोटी है, माउंट टॉबकल, जिसकी ऊँचाई है 4165 मीटर और इसको तूबकाल चोटी भी बोलते हैं। और इसका जो अब स्थिति है, लोकेशन, वो आपका मोरक्को में है। तो आपको ध्यान रखना परीक्षा दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे मैं आपको अटलस पर्वत श्रृंखला का लोकेशन यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। तो ये आपका अफ्रीका महाद्वीप है और आपका यहाँ पे ये अटलस पर्वत श्रृंखला है और आपका यहाँ पे जो है टॉबकल चोटी है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि अटलस पर्वत श्रृंखला जो है अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी भाग में स्थित है और साथ में जो टॉबकल चोटी है, जो सबसे ऊंची चोटी है, वो आपका मोरक्को में स्थित है। फिर आगे बढ़ते हैं। और अगर यहाँ पे देखा जाए तो आपका मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया एक क्रम से साथ में चलते हैं। तो आपका ये जो है मोरक्को हो गया और ये अल्जीरिया हो गया और ये ट्यूनीशिया होगा। तो आपका जो एटलस पर्वत श्रृंखला है उसका जो विस्तार है कुछ इस प्रकार है। तो आपको यह ध्यान रखना है। अगले पर्वत श्रेणी पे पहुंचते हैं। तो आपका है किलिमंजारो पर्वत। तो किलिमंजारो पर्वत परीक्षा दृष्टि से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है और यह इसकी जो ऊंचाई है 5895 मीटर है। और आपको यह ध्यान रखना कि अफ्रीका महाद्वीप के, पूरे अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। और इसका जो अब स्थिति है वो आपका तंजानिया में है। तंजानिया देश है जहाँ पे किलिमंजारो पर्वत स्थित है। और साथियों आपको ध्यान रखना है कि निष्क्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है और इसके अंतर्गत 3 ज्वालामुखी शंकु हैं जिसके नाम क्रमशः कीबो, मवेंजी और सिरा हैं। और आपको किलिमंजारो के बारे में ध्यान रखना है कि किलिमंजारो दुनिया का सबसे ऊंचा मुक्त खड़ा पर्वत है। तो आपको ध्यान रखना है कि मुक्त खड़ा पर्वत एक सिंगल पर्वत, एक एकल पर्वत की बात की जाए तो सबसे ऊंचा मुक्त खड़ा पर्वत है किलिमंजारो दुनिया का। इसके अलावा ड्रैकन्सबर्ग पर्वत है। तो ये आपका दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है और इसकी सबसे ऊंची चोटी को लेनियाना बोलते हैं। और अगर इंग्लिश में बात की जाए तो उसको NT यहाँ पे साइलेंट है आपका, तो लेनियाना हो जाएगा। और इसकी ऊंचाई 3482 मीटर है। अभी हम किलिमंजारो और ड्रैकन्सबर्ग का लोकेशन देख लेते हैं मैप में, जिससे हमें समझने में आसानी रहे। तो आपका किलिमंजारो पर्वत यहाँ पे है 5895 मीटर और आपका ये तंजानिया देश में पड़ता है, तंजानिया देश में पड़ता है। और उसके साथ ही अगर ड्रैकन्सबर्ग पर्वत की बात की जाए तो ड्रैकन्सबर्ग आपका यहाँ पे पड़ता है। तो आपका ये जो है साउथ अफ्रीका में ड्रैकन्सबर्ग पर्वत स्थित है।
और साथ में ये लेनियाना भी दिया हुआ है यहाँ पे, तो आप इसको मैप में आसानी से देख सकते हैं। और इसके अलावा अगर तंजानिया देश की बात करें तो ये आपका तंजानिया देश है, और यहीं पे जो है आपका किलिमंजारो चोटी है। और इसके अलावा आपका ये साउथ अफ्रीका है, और इस पार्ट में आपका पूर्वी भाग में आपका डेकन्सबर्ग प्लेटू हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं, अफ्रीका के पठार के बारे में आते हैं। तो अफ्रीका के पठार के बारे में आपको ध्यान रखना है, कतांगा का पठार, कटांगा प्लेटू, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और ये कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य में, जिसको जायर भी बोला जाता है, तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो इंग्लिश में बोला जाता है, तो आपको यह नाम ध्यान रखना है, कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य, या शॉर्ट में इसको जायर भी बोलते हैं, और ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के नाम से भी जाना जाता है। तो कतांगा का पठार कहाँ पड़ता है, तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो या कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य में। फिर अगला आपका है इथोपियन उच्च भूमि, ये इथियोपिया में मेनली पाया जाता है, और साथ में इसको अबसीनिया का पठार भी बोलते हैं। तो ये दोनों नाम आपको परीक्षा दृष्टि से याद रखने हैं, और ये पूर्वी अफ्रीका में पाया जाता है, अफ्रीका के पूर्वी भाग में। और साथ में जो इसको उत्तर पूर्वी अफ्रीका की छत बोला जाता है, ये इतना बड़ा है और ऊंचा है कि इसको उत्तर पूर्वी अफ्रीका की छत बोला जाता है, जैसे तिब्बत पठार को बोला जाता है उसी प्रकार। वैसे इसका विस्तार जो है आपका इथियोपिया, सूडान और दक्षिण सूडान में है। अब हम लोग दोनों पठारों को मैप में देख लेते हैं, जिससे हम लोकेशन हमारी क्लियर हो जाए। तो आपका यहाँ पे इथोपियन उच्च भूमि है, और यहाँ पे आपका सूडान है, इधर आपका दक्षिणी सूडान है, ऊपर आपका सूडान है, यहाँ आपका दक्षिणी सूडान है, और इधर आपका सूडान है, और साथ में इथोपियन उच्च भूमि है, और आपका जो ये वाला पार्ट है वो इथोपिया का पार्ट हो जाएगा। तो 3 देशों में इथोपियन उच्च भूमि का विस्तार है। इसके अलावा कटंगा का जो पठार है, तो आपको यहाँ पे देखना है कतंगा का पठार, और ये आपका डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो नाम का देश है, जहाँ पे ये पाया जाता है। यहाँ पे आपका कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य है, जिसको जायर भी कहते हैं, और जो है आपको यह ध्यान रखना है। और यहाँ पे जो है कतांगा पठार आपका पाया जाता है, और साथ में आपका ये इथोपिया हो गया, और ये दक्षिण सूडान हो गया, और इसके अलावा आपका ये आपका सूडान हो गया। उत्तरी सूडान को सूडान के नाम से जाना जाता है, दक्षिण सूडान को दक्षिण सूडान के नाम से जाना जाता है, और साथ में आपका इथोपिया यहाँ पे हो गया। तो इथोपियन उच्च भूमि ये तीनों देशों में पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं, अफ्रीका के मरुस्थल के बारे में, बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा दृष्टि से, और सबसे महत्वपूर्ण जो मरुस्थल है वह आपका है सहारा मरुस्थल, और यह विश्व का सबसे बड़ा या विशालतम गर्म मरुस्थल है। तो हॉट डिजर्ट है, और इसका जो क्षेत्रफल है वो आपका 92 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। तो आपको यह ध्यान रखना है, और यह गर्म मरुस्थलों में विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है, और इसकी जो अवस्थिति या लोकेशन है वो आपका अफ्रीका के उत्तरी भाग में है। बाकी इसका जो विस्तार है कई सारे देशों में है, तो आपको ध्यान रखना, मॉरिटानिया, माली, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, नाइजर, चाड, सूडान एवं मिस्र। इसके अलावा साहिल क्षेत्र है, सहारा के दक्षिण में साहिल क्षेत्र पड़ता है, जो कि अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय सवाना क्षेत्र है, तथा यह सहारा मरुस्थल को बाकी अफ्रीका से अलग करता है। तो इसलिए साहिल का जो हम महत्व बढ़ जाता है। अगर परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछे कि सहारा मरुस्थल को अफ्रीका से अलग कौन करता है, तो आपका साहिल क्षेत्र हो जाएगा। और साहिल क्या है, तो अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय सवाना क्षेत्र है। इसके अलावा आपको ग्रेट ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट जो है 2007 में अफ्रीकी संघ ने शुरू किया था, जिसमें साहिल क्षेत्र को हरा भरा करने की दृष्टि से और मरुस्थलीकरण एवं भूमि क्षरण को रोकने की दृष्टि से शुरू किया गया था। फिर और आपका ये सहारा क्षेत्र यहाँ पे दर्शाया गया है, तो आपको ध्यान रखना है। और सहारा क्षेत्र जो है विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है, सबसे गर्म मरुस्थल है और सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है। और आपको यह ध्यान रखना परीक्षा दृष्टि से। साथ में इसको लीबिया का मरुस्थल के नाम से जाना जाता है, और साथ में जो यहाँ पे आपको जो पूर्वी भाग है अफ्रीका का, वहाँ पे इसको नूबियन मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। बाकी देश हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें आपका जो है मोरक्को हो गया, अल्जीरिया हो गया, लीबिया हो गया, ट्यूनीशिया में भी कुछ भाग है, साथ में मिस्र हो गया, सूडान हो गया, चाड हो गया, नाइजर हो गया, माली हो गया, मॉरिटानिया हो गया। तो इन देशों में लगभग 8 से 9 देशों में जो है अफ्रीका के जो है आपका ये सहारा मरुस्थल पाया जाता है, जो कि परीक्षा दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर आगे बढ़ते हैं। तो आपका यहाँ पे नामिब मरुस्थल है,
परीक्षा दृष्टि से ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और ये आपका तटीय मरुस्थल, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि तट पे स्थित है, तो ये आपका नामीब मरुस्थल है जो कि तटीय मरुस्थल का एग्जाम्पल है। और इसके अलावा आपका कालाहारी मरुभूमि है जो कि बुशमैन ट्राइब के लिए, बुशमैन जनजाति के लिए जो है वर्ल्ड वाइड फेमस है। तो परीक्षा दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। और आपका परीक्षा की दृष्टि से अफ्रीका महाद्वीप से सर्वाधिक क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं। तो आपका नामीब मरुस्थल में आपको ध्यान रखना है कि तटीय मरुस्थल है, यानी कोस्टल डिजर्ट है। और साथ में इसका जो विस्तार है वो अंगोला, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका में है। साथ ही संसार का सबसे पुराना रेगिस्तान है, संसार का सबसे पुराना मरुस्थल पूछेगा तो आपका नामीब मरुस्थल हो जाएगा। इसके अलावा आपका जो कालाहारी मरुस्थल है वह आपका उसका जो विस्तार है वह बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका में है। साथ में बुशमैन जनजाति के लिए यह प्रसिद्ध है। साथ में ओकावांगो नदी जो है कालाहारी मरुभूमि क्षेत्र में बहती है और गर्मी में जो है गर्म मरुस्थल की तरह काम करता है और सर्दियों में ठंडे मरुस्थल की तरह काम करता है, जहाँ पे इसका टेम्परेचर जो है 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो जाता है। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। तो आप यहाँ पे मानचित्र में देश के बारे में जान लीजिए। तो आपका ये अंगोला हो गया और साथ में नामीबिया हो गया और साथ में दक्षिण अफ्रीका हो गया। यहाँ आपका जो है नामीब मरुस्थल है, नामीब मरुस्थल, और साथ में जो है आपका बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका, इन तीनों में आपका कौन सा रिजल्ट है? तो कालाहारी है। आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद आते हैं अफ्रीका की प्रमुख नदियों पर, बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। और नील नदी जो है अफ्रीका की एवं विश्व की सबसे लंबी नदी है। तो नील नदी के बारे में आपको ध्यान रखना, परीक्षा दृष्टि से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं नील नदी से। और यह अफ्रीका महाद्वीप की एवं विश्व की सबसे लंबी नदी है। और दूसरे नंबर पे, अगर पहले नंबर पे नील नदी है तो दूसरे नंबर पे कौन सी नदी है? तो अमेजन नदी है, जिसके बारे में हमने पहले से पढ़ लिया है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि जो आपकी नील नदी है वो 2 नदियों से मिलकर बनती है, जिसमें से पहले का नाम है श्वेत नील, वाइट नाइल, और दूसरे का नाम है नीला नील, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्लू नाइल। और आपको ध्यान रखना कि जो श्वेत नील है उसका जो उद्गम स्थल है वो लेक विक्टोरिया है। तो आपका विक्टोरिया झील से निकलती है श्वेत नील और ताना झील से निकलती है आपकी नीली नील। तो आपको ध्यान रखना है। और ये दोनों जाके कहाँ मिल जाती हैं? तो ये दोनों जाके मिल जाती है खार्तूम में। तो खार्तूम में जो है श्वेत नील और नीला नील का संगम है और खार्तूम के बाद इसको जो है नील नदी के नाम से जाना जाता है। और इसके अलावा मिस्र में नील नदी पर बहुत ही महत्वपूर्ण है, नील नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? तो आसवान बांध, आसवान डैम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसका जो जलाशय है इसको नासिर झील बोलते हैं, नासिर झील बोलते हैं। तो आपको ध्यान रखना, परीक्षा दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और नासिर झील दुनिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित झीलों में से एक है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना कि नील नदी चापाकार डेल्टा, जिसको आर्कवेट डेल्टा या आर्क लाइक डेल्टा बोलते हैं, उसका निर्माण करती है। जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है, तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा से मिलता जुलता डेल्टा का निर्माण करती है नील नदी। और नील नदी आपको ध्यान रखना किस सागर में गिरती है? तो भूमध्य सागर में गिरती है, यानी इसका जो निकास होता है वो भूमध्य सागर में होता है। फिर नील नदी के बारे में हम लोग मानचित्र में अवस्थिति एवं संबंधित पॉइंट्स देख लेते हैं, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। तो आपको यहाँ पे जो है देख पा रहे हैं कि ये विक्टोरिया झील है और इस विक्टोरिया झील से जो है निकलती है नीली नील। तो आपका ये जो है विक्टोरिया झील है, यहाँ से निकलती है नीली नील। और साथ में जो है आपका यहाँ पे ताना झील है और ताना झील से आपका निकलता है ब्लू नील, ये जो दर्शाया गया है। और साथ में ये दोनों जो है कहाँ जाके मिल जाते हैं? तो ये आपका जो है खार्तूम जो है, जो कि सूडान की राजधानी है, खार्तूम सूडान की राजधानी है, जहाँ पे जो है आपका वाइट नील और साथ में ब्लू नील मिल जाती है, श्वेत नील और ब्लू नील जाके खार्तूम में मिल जाती हैं। और इसके बाद यहाँ पे आपको दर्शाया गया है कि आसवान बांध जो है नील नदी पर स्थित है, आसवान बांध आपका ये। और साथ में नासिर झील भी यहाँ पे दर्शाया गया है, साथ में आसवान बांध आपका नील नदी पर स्थित है। साथ में नील नदी का मुहाना दिखाया गया है, यहाँ पे इसका डेल्टा दिखाया गया। और साथ में आपको ये ध्यान रखना कि ये जो है आपका भूमध्य सागर है, जिसको मेडिटेरेनियन सी बोलते हैं। तो आपका नील नदी कहाँ पे गिरती है? तो भूमध्य सागर में गिरती है, परीक्षा दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है।
आगे बढ़ते हैं, अगली महत्वपूर्ण नदी पे आते हैं। तो अगली महत्वपूर्ण नदी जो हम लोग को अफ्रीका महाद्वीप में देखना है तो उसका नाम है कॉन्गो या जायर नदी। बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा दृष्टि से, और यह अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 4700 किलोमीटर के आसपास है। और कांगो नदी दक्षिण अमेरिका की अमेजन नदी के बाद दूसरी सबसे अधिक जल प्रवाह वाली नदी है। तो आपको ध्यान रखना है कि अमेजन नदी जल प्रवाह के मामले में सबसे बड़ी नदी है, और कांगो नदी जो है वह अमेजन नदी के बाद दूसरी सबसे अधिक जल प्रवाह वाली नदी है। कांगो नदी से महत्वपूर्ण पॉइंट जो परीक्षा में पूछा भी गया कि यह 2 बार विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा 0 डिग्री इक्वेटर को काटती है। तो आपको ध्यान रखना है कि 0 डिग्री इक्वेटर को 2 बार कौन सी नदी क्रॉस करती है, पास करती है, तो आपका ये कांगो या जायर नदी हो जाएगा। और साथ में आपको ध्यान रखना कि अटलांटिक महासागर में गिरती है। इसके अलावा आपको फिर ध्यान रखना जाम्बेजी रिवर या जाम्बेजी रिवर, परीक्षा दृष्टि से ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और जाम्बेजी रिवर पे जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है विक्टोरिया जलप्रपात। विक्टोरिया फॉल्स आपका जाम्बेजी नदी पर जो है जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित है। तो ये परीक्षा में प्रश्न पूछा भी गया है, UPPCS RO परीक्षा में पूछा भी गया है ये, तो आपको ध्यान रखना है। और BPSC के लिए भी यह बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपको ध्यान रखना कि जाम्बेजी नदी पर विक्टोरिया जलप्रपात बना है, और विक्टोरिया और जाम्बेजी नदी पर जो है कहाँ पे बना, तो जाम्बिया देश और जिम्बाब्वे देश की सीमा पर स्थित है। इसके अलावा करीबा बांध और करीबा झील ध्यान रखना है, ये जाम्बेजी नदी पर स्थित है। तो आपको विक्टोरिया जलप्रपात, करीबा बांध आपको ध्यान रखना है, ये जाम्बेजी नदी पर स्थित है। इसके अलावा हिंद महासागर में गिरने वाली जितनी भी नदियाँ अफ्रीका की हिंद महासागर में गिरती हैं वो अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है आपकी ये जो है जाम्बेजी नदी। तो आपको ध्यान रखना कि जाम्बेजी नदी जो है अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है जो हिंद महासागर में गिरती है। इसके अलावा लिम्पोपो नदी है, और लिम्पोपो नदी के बारे में आपको ध्यान रखना कि मकर रेखा को 2 बार पार करती है, बहुत महत्वपूर्ण है। मकर रेखा को 2 बार जो क्रॉस करती है उस नदी को क्या बोलते हैं, लिम्पोपो बोलते हैं। और ये अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी हिस्से में बहती है। यहाँ पे मैंने जो है एक आपका एक कर्क रेखा हो गया, साथ में विषुवत रेखा हो गया, मकर रेखा हो गया। तो आपका तीनों रेखाओं से ऐसी नदी जो रेखाओं को 2 बार पार करती है उनके नाम आपको क्रमशः ध्यान रखने हैं। तो सबसे पहला है कि कर्क रेखा। तो कर्क रेखा से कौन सी नदी 2 बार गुजरती है, तो आपकी माही नदी है जो गुजरात में बहती है भारत में। और आपका साथ में विषुवत रेखा या 0 डिग्री इक्वेटर को 2 बार पार करने वाली कौन सी नदी है, तो आपका कॉन्गो या जायर नदी है। इसके अलावा आपका मकर रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी है, तो आपकी लिम्पोपो नदी है। और इसके अलावा आपको ध्यान रखना कि अफ्रीका एकमात्र महाद्वीप है जिससे कर्क रेखा, विषुवत रेखा एवं मकर रेखा तीनों गुजरती हैं। यानी कि 0 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ और साथ में 23.5 डिग्री साउथ, ये तीनों अक्षांश आपके जो हैं यहाँ पे गुजरते हैं। अब हम लोग इन तीनों नदियों का जो है स्थिति देख लेते हैं मानचित्र पे, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो आपका ये यहाँ पे देख पा रहे हैं कि लिम्पोपो नदी है और ये आपका जो है मकर रेखा है। तो ये मकर रेखा को जो है आप देख पा रहे हैं कि 2 बार काट रही है। इसके अलावा आपका यहाँ पे कॉन्गो नदी है। तो आप कॉन्गो नदी को देख पा रहे हैं कि आपका 0 डिग्री है, इक्वेटर विषुवत रेखा है, और 0 डिग्री इक्वेटर या विषुवत रेखा को कॉन्गो नदी 2 बार क्रॉस कर रही है। तो आपको ये परीक्षा दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आते हैं आपका अफ्रीका की प्रमुख झीलों के बारे में अध्ययन करते हैं। और आपको इस क्रम में अफ्रीका की प्रमुख झीलों के पढ़ने से पहले आपको ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट घाटी को जानना होगा। और ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट घाटी को जो है, ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली को अफ्रीका की रिफ्ट या भ्रंश घाटी भी बोलते हैं, और साथ में ग्रेट रिफ्ट घाटी भी कहते हैं। और इसके बारे में सबसे जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो आपको ध्यान रखना है कि यह विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट या भ्रंश घाटी है, जो कि 5,000 किलोमीटर से भी अधिक लंबी है। बहुत ही महत्वपूर्ण है आपको परीक्षा दृष्टि से। BPSC परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछा गया था, और भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो BPSC ट्री में पूछा गया था, UPPCS प्री में भी बहुत सारे प्रश्न आपका ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली से पूछे गए हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। तो इसका जब हम विस्तार देखेंगे तो आपका जो है ये दक्षिण से उत्तर की तरफ
आपका ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली का विस्तार है और दक्षिण में ये जाम्बिया से स्टार्ट होता है। जाम्बिया के बाद जाम्बिया से उत्तर में आएंगे तो मालावी पड़ेगा, मालाविया से उत्तर में आएंगे तो तंजानिया पड़ेगा, फिर केन्या, इथोपिया और फिर इथोपिया के बाद लाल सागर होते हुए, आपको ध्यान रखना है, इथोपिया के बाद लाल सागर होते हुए ये फिर आपको फाइनली जो है बेकुआ घाटी है, तो बेकुआ घाटी या बेकुआ वैली जो कि लेबनान देश में पड़ता है, तो वहाँ तक ही जाता है। तो आप सोच सकते हैं कि जो है विश्व की सबसे लंबी भ्रंश घाटी है, इसको क्यों कहते हैं। और इसका जो विस्तार है साथियों दक्षिण से उत्तर की तरफ है, यानी ये आपका दक्षिण हो गया, ये आपका उत्तर हो गया। और मानचित्र में इसको आपको मैं दर्शा दे रहा हूँ। और उससे पहले आपको ध्यान रखना कि जो ग्रेट रिफ्ट घाटी है वो अपसारी प्लेट सीमांत का उदाहरण है, परीक्षा दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री का ये उदाहरण है। और इसके अलावा जो प्रश्न आपका बीपीएससी ट्री में पूछा गया था कि जीवाश्म के आधार पर मानव का उत्पत्ति केंद्र क्या है, तो वो आपका आंसर था अफ्रीका की रिफ्ट घाटी। इसका मैंने विश्लेषण भी करा दिया है भूगोल संबंधी प्रश्नों का। इसके अलावा है कि अफ्रीका की झीलें जो रिफ्ट घाटी का भाग है बहुत महत्वपूर्ण है आपका परीक्षा दृष्टि से। तो दक्षिण से उत्तर की तरफ अगर हम देखेंगे तो आपका सबसे पहले आएगा मलावी झील, इसको न्यासा झील भी कहते हैं, साथ में आएगा फिर तंगानिका झील और कीवू झील आएगा, फिर एडवर्ड झील आएगा, फिर अल्बर्ट झील आएगा, तुर्काना झील आएगा। आपको ध्यान रखना ये सभी झील जो है अफ्रीका के जो ग्रेट रिफ्ट वैली में स्थित हैं, तो आपको ध्यान रखना परीक्षा दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना कि ताना झील और विक्टोरिया झील जो है बहुत महत्वपूर्ण है। ताना झील और विक्टोरिया झील ग्रेट रिफ्ट घाटी का हिस्सा नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा दृष्टि से। अब इसके बाद जो है हम लोग ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट घाटी को मानचित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि मानचित्र से अध्ययन करने में बहुत ही आसानी होती है। और यहाँ पे आपका जो है ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली के बारे में दर्शाया गया है। तो आपका यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि आपका यहाँ पे मलावी झील है जिसको न्यासा झील भी कहते हैं, और इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो तंगानिका झील भी है, और फिर आपका यहाँ पे आएंगे तो आपका एक एडवर्ड झील है। और आप साफ साफ देख पा रहे हैं कि विक्टोरिया झील यहाँ पे आपका जो भ्रंश घाटी में स्थित नहीं है, तो ये अलग है। और इसके अलावा अल्बर्ट झील, तो अल्बर्ट झील भी आपका भ्रंश घाटी में अफ्रीकन भ्रंश घाटी में स्थित है। उसके अलावा आप तुर्काना झील यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो तुर्काना झील भी आपका जो है अफ्रीकन भ्रंश घाटी में, जिसको पूर्व भ्रंश घाटी भी यहाँ पे लिखा है, तो वहाँ पे स्थित है। इसके अलावा ये इथोपिया होते हुए आपका सीधे फिर आपका लाल सागर होते हुए, आप यहाँ पे लाल सागर के बारे में देख पा रहे हैं, और लाल सागर होते हुए फिर ये आपका ऊपर की तरफ गया है, तो आपका ये लेबनान तक का गया है। तो लेबनान का जो है बेका वैली है, तो आपको ध्यान रखना है बेका वैली या बेका घाटी है, तो लेबनान तक जो है ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली का विस्तार है और परीक्षा दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके अलावा जो है आपको विक्टोरिया झील के बारे में ध्यान रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है। और विक्टोरिया झील के बारे में आप देख पा रहे हैं कि विक्टोरिया झील से जो है आपका जो 0 डिग्री इक्वेटर है, जो विषुवत रेखा, वो भी आपका विक्टोरिया झील से क्रॉस हो रहा है। तो विक्टोरिया झील से गुजरता है आपका विषुवत रेखा। और इसके अलावा विक्टोरिया झील 3 देशों में स्थित है। वो 3 देश कौन से हैं, तो आप यहाँ पे जो है फिगर के डायग्राम के माध्यम से मानचित्र से समझ सकते हैं। तो आपका केन्या हो गया, युगांडा हो गया और तंजानिया हो गया। तो प्रश्न आएगा कि विक्टोरिया झील किन 3 देशों के बीच में सीमा बनाती है, तो आपका युगांडा, केन्या और तंजानिया, केन्या, युगांडा और तंजानिया, जिसको शॉर्ट में KUT भी कह सकते हैं याद करने के पर्पज़ से। तो आपका K फॉर केन्या हो गया, U फॉर युगांडा हो गया और T फॉर तंजानिया हो गया। और इन तीनों के बीच में कौन स्थित है, तो विक्टोरिया झील, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। और परीक्षा दृष्टि से आपको जो है अफ्रीका महाद्वीप से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए आपका जो है ये ध्यान रखना है। और विक्टोरिया झील के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पे देख लेते हैं। तो अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है, पहला पॉइंट, अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, तो आपको ध्यान रखना है। और मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो आपको पता है सुपीरियर झील। तो सुपीरियर झील जो है आपका USA और कनाडा के बीच में स्थित है। यह दुनिया का, विश्व का मीठे पानी का सबसे बड़ा झील है। और दूसरी सबसे मीठे पानी की जो झील है, दूसरी सबसे बड़ी, वो आपकी कौन सी है, तो विक्टोरिया झील है। और इसके अलावा विषुवत रेखा विक्टोरिया झील से होकर गुजरती है। तो आपको ध्यान रखना कि जो विषुवत रेखा है वो जो है आपका विक्टोरिया झील से गुजरती है। विक्टोरिया झील आपका किन 3 देशों में, तो केन्या, युगांडा और तंजानिया के मध्य सीमा बनाता है।
और इसके अलावा आपको स्वेज नहर के बारे में ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा दृष्टि से। स्वेज नहर की जो अवस्थिति है वो मिस्र के अंतर्गत आता है, जिसको इंग्लिश में इजिप्ट बोलते हैं, मिस्र देश के अंतर्गत आता है और भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। तो प्रश्न आएगा कि स्वेज नहर किससे किसको जोड़ता है, तो आपका भूमध्य सागर से लाल सागर को जोड़ता है, मेडिटेरेनियन सी को रेड सी से जोड़ता है। और इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि 1869 में बनकर तैयार हुआ था और 1869 में इसको खोल दिया गया था, जिससे फिर इसका इस्तेमाल होने लगा। और इसके बनने से यूरोप और भारत के मध्य जो दूरी थी वो 7000 किलोमीटर तक घट गई थी। तो ये भी प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है, तो कितने किलोमीटर दूरी घट गई थी, तो 7000 किलोमीटर तक की दूरी आपकी यूरोप और भारत के मध्य घट गई थी। इसके अलावा अफ्रीका का सींग हॉर्न किसको कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है अफ्रीका का सींग और हॉर्न आपका ये जो है आपका सबसे पूर्वी विस्तार है। अफ्रीका महाद्वीप का जो है ये सबसे पूर्वी विस्तार है। तो आपको ध्यान रखना है इसमें 4 देश आते हैं, इरिट्रिया, जिबूती, इथियोपिया और सोमालिया। तो आपको ध्यान रखना है इरिट्रिया, जिबूती, इथियोपिया और सोमालिया 4 देश हैं और ये सबसे पूर्वी विस्तार माना जाता है अफ्रीका महाद्वीप का। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है आखिरी पॉइंट इस वीडियो का कि अफ्रीका के निम्नलिखित देशों से विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा 0 डिग्री इक्वेटर गुजरता है, वो देश कौन से, तो गैबोन है, कांगो गण प्रजातांत्रिक गणराज्य है, युगांडा है, केन्या है, साथ में सोमालिया है। तो आपको ये जो है 6 देश आपको ध्यान रखने हैं और इन 6 देशों से होकर आपका जो विषुवत रेखा है या आपका भूमध्य रेखा वो गुजरता है। तो आप लोगों को मैं मैप में हॉर्न ऑफ अफ्रीका, जिसको अफ्रीका की सींग बोलते हैं, उसके बारे में दिखा देता हूँ जिससे आपको समझने में आसानी रहे। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो इरिट्रिया है ये वाला आपका पार्ट, इसी को जो है और एक सींग की तरह निकला हुआ प्रतीत होता है, तो इसलिए जो है इसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोलते हैं, जिसमें इरिट्रिया है और यहाँ पे आपका छोटा सा कंट्री है, आपका छोटा सा कंट्री जिबूती है, इरिट्रिया है, इथियोपिया है और साथ में सोमालिया है और एक हॉर्न की तरह प्रतीत होता है देखने में, तो इसलिए इसको जो है हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से जाना जाता है। तो साथियों आज की कक्षा में बस इतना ही। अगली कक्षा में हम लोग ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में अध्ययन करेंगे और परीक्षा दृष्टि से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको मानचित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। साथियों यह जो आपका सीरीज चल रहा है विश्व भूगोल का, ये आपका परीक्षा दृष्टि से यूपी पीसीएस प्री के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं, मैंने जितने भी पॉइंट्स यहाँ पे बताए वो लगभग पूछे ही गए हैं और साथ में बीपीएससी ट्री परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं और आगे भी प्रश्न जो नए प्रश्न बनेंगे वो इसी वीडियो से ही बनेंगे, इसके इतर कहीं से नहीं बनेंगे। तो बीपीएससी ट्री 3.0 या 4.0 परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं अभ्यर्थी इस वीडियो को जरूर देखें और साथ में यूपी पीसीएस प्री के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए भी वीडियो उतना ही महत्वपूर्ण है। तो साथियों अगली कक्षा में हम लोग मिलेंगे, ऑस्ट्रेलिया के बारे में जानेंगे और ऑस्ट्रेलिया को जो है ओशियाना महाद्वीप के अंतर्गत रखा जाता है, तो हम लोग जो है ऑस्ट्रेलिया के बारे में पढ़ेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद साथियों।